हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल स्वराज्य भारत 9 पर मैं आशीष परिहार एक बार फिर से आपके सामने जुडिशियल क्राइसिस का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कोई जुडिशियल क्राइसिस हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करता है। पब्लिक द्वारा दिए गए टैक्स, जिससे पब्लिक के विकास के लिए कार्य होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कार्य होना चाहिए, शिक्षा के लिए कार्य होना चाहिए, उसको बर्बाद करता है। इस चीज़ को अगर हम देखें तो जुडिशियल क्राइसिस सबसे पहले किसी भी देश के अंदर क्राइम को बढ़ा देता है। जिस भी देश के अंदर जुडिशियल क्राइसिस होता है वहाँ कुछ चीज़ें अपने आप पनपती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है क्राइम। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो होता है वो होता है करप्शन। तीसरा जो सबसे बड़ा उसका रिजल्ट आता है उसको हम माफिया राज बोल सकते हैं। माफिया राज में भी कई तरीके के माफिया राज उत्पन्न हो जाते हैं जुडिशियल क्राइसिस की वजह से। एक वो जो वहाँ की शासन सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं, एक वो जो प्रशासन के बैठे हुए लोग करते हैं, एक वो जो पब्लिक में बैठे हुए लोग करते हैं, और एक वो जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता, उसका काम उसी से चलता है। तो इन सारी समस्याओं को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि देश के अंदर जुडिशियल क्राइसिस को खत्म कर दिया जाए। अगर हम देश के अंदर जुडिशियल क्राइसिस को खत्म करते हैं तो हम देखेंगे कि जिस तरीके से वर्तमान समय में या बीते हुए दौर को अगर हम एक तरीके से देखेंगे तो जुडिशियल क्राइसिस की वजह से बड़े बड़े क्रिमिनलों का जन्म हुआ, बड़े बड़े अपराधियों का जन्म हुआ। और क्योंकि ये राष्ट्र जो है वो वैसा तो है नहीं कि फ्राइडे से सैटरडे, मंडे से सैटरडे काम किए, संडे को छुट्टी पे अपना दारू पिए, फिर मंडे से काम पे चले गए। तो अपने इस कंट्री का जो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट भी है कि माइनस तो नहीं कह सकते, प्लस ही है, माइनस वाले भी कभी कभी यूज कर लेते हैं कि ये इस देश सामाजिक व्यवस्था के आधार पर चलता है। तो इस देश के अंदर चाहे वो क्रिमिनल हो, सरकार जिन्हें क्रिमिनल बोलती है, उन्हीं को तमाम लोग हैं जो देवता बोलते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जिस समाज में वो रहते हैं वहाँ पर उनके सामाजिक संबंध होते हैं। एक इंसान कितना भी क्रूर हो, पर बचपन से जिस आदमी के गोद में वो पला बढ़ा है, जिनके साथ खेला है, जिनके दरवाजे पे दौड़ा है, जिनके साथ उसका उठना बैठना हंसना बोलना रहा है, उनके लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। उसका खुद का बर्ताव भी उनके लिए बच्चे जैसा ही होता है। हमेशा ये भी देखने को आता है कि जितने ये बड़े बड़े लोग होते हैं इनके पास पैसे की कमी तो होती है। जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास भी पैसे की कमी नहीं होती। तो अपने अगल बगल जिनको जानते पहचानते हैं, जो लोग उनके दुख सुख में शामिल रहे हैं, उनके बाप दादा के दुख सुख में शामिल रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्र सामाजिक व्यवस्था पे चलता है वहाँ लोगों के रिश्ते कई कई पीढ़ियों के होते हैं। वहाँ कई पुश्तों से लोगों का साथ होता है। जैसे आप ग्रामीण समाज में चले जाएंगे तो ग्रामीण समाज में आपको क्या देखने को मिलेगा कि बाबा के जमाने से लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि फलाने के खानदान के हैं, टिकाने के खानदान के हैं। और थोड़ा मोड़ा नहीं, 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर में लोग एक दूसरे को जानते हैं, आबादी के बाद भी जानते हैं। हाँ, कहाँ के हैं भैया? फलाने गाँव। आपको नहीं जानते हैं तो आपके चाचा का नाम पूछ लेंगे, ताऊ का नाम पूछ लेंगे, बाप का नाम, ज्यादा बुढ़े हैं तो बाप के बाप का नाम, और वो आइडेंटिफाई कर डालेंगे आपको। तो ऐसे समाज में जरूरत पड़ने पे अब जिनके पास, चाहे वो क्रिमिनल बोलिए चाहे उनको कुछ भी बोलिए, तो उनके पास लोग जरूरत के लिए आते हैं। स्वाभाविक बात है कि जिस मंदिर में वरदान नहीं मिलता तो उस भगवान को कोई नहीं पूछता, और जिस मंदिर में भगवान मिलता है तो फिर आदमी भगवान के हाथ में कौन सा शस्त्र है इसको भी नहीं देखता। ये एक बिहेवियर है, नेचुरल बिहेवियर है जो सभी में पाया जाता है। तो जो अब क्रिमिनलों को हम भगवान नहीं बोल रहे हैं, न तो उनकी कोई भगवान से तुलना कर रहे हैं, बस ये एक तरीके का एग्जाम्पल है, इसलिए इसको सिर्फ हमने अपनी चर्चा में एक आम तौर से इस्तेमाल किया। पर जो क्रिमिनल्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट अपने संविधान के आधार पर क्रिमिनल करार देती है या कोर्ट क्रिमिनल करार देता है या समाज उनको ऐसा मानता है, उनके जो चाहने वाले लोग होते हैं, उनके जो मानने वाले लोग होते हैं, उनको जो दुलारने वाले लोग होते हैं, उनके लिए वो हमेशा बच्चे ही होते हैं। एक आदमी से चाहे पूरा जिला डरता हो, पूरा देश डरता हो सकता है पूरा विश्व भी कभी डरने लगे, पर जो उसके बगल में दादी हैं जो उसको बचपन से 4 गाली दी हैं उठते ही, तो वो आदी हो जाता है गाली सुनने का, तो वहां जाएगा गाली सुन के आएगा। तो मतलब उनके लिए उससे क्या गुजरा आदमी कोई रहता ही नहीं कि चलो, उनको भी दिक्कत रहता है कि अभी सुबह से आया नहीं, गाली नहीं दिया। अच्छा, उसको भी आदत पड़ जाती है तो उसको भी प्रॉब्लम रहता है कि यार अभी गाली सुना नहीं मुझे जाकर के वहां पे। पूरा विश्व डरता है उससे, सारी बात सही, किसी का भी घर कब्जा कर लेगा, दरवाजा कब्जा कर लेगा।
पर ये एक सामाजिक व्यवस्था वाले राष्ट्र में होना स्वाभाविक है। इन वजहों से अक्सर होता क्या है कि जब ऐसे लोग किसी घटना को अंजाम देते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसा कुछ भी ऊपर नीचे करते हैं और उसमें अगर किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी आ गया, तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। और जब सामाजिक व्यवस्था के आधार पर राष्ट्र है, तो जो जिनका प्रभाव उस आदमी के ऊपर है, उसके प्रभाव में भी उसका समाज होता है। तो इस तरीके से उनके चाहने वालों की आबादी बढ़ जाती है। फिर उनको काबू करने के लिए गवर्नमेंट को एक अपार संपदा को खर्च करना पड़ता है। मतलब इतनी दौलत गवर्नमेंट खर्च कर देती है जिससे करोड़ों बच्चे एक साल तक पढ़ते। ये होता क्यों है? सिर्फ जुडिशियल क्राइसिस की वजह से। अगर जुडिशियल क्राइसिस नहीं होगा तो ऐसी परिस्थितियां कभी भी क्रिएट नहीं होंगी, ऐसी परिस्थितियां कभी भी उत्पन्न नहीं होंगी। ये परिस्थितियां उत्पन्न ही इसलिए होती हैं क्योंकि जुडिशियल क्राइसिस है। तो देखिए, अब हर चीज को अगर हम अलग अलग एड्रेस करना चाहें, अगर हम चाहें कि हम क्राइम रोक दें, अगर हम चाहें कि हम करप्शन रोक दें, हम नहीं रोक पाएंगे। इन सब का सिर्फ एक इलाज है, वो इलाज है जुडिशियल क्राइसिस को खत्म करना। ये हम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा, 1 महीना भी नहीं लगेगा। इतने पढ़े लिखे लोग हैं इस देश के अंदर। अगर मेकाले चाचा जो रिपोर्ट दिए इंग्लैंड के सदन में, अगर मैं मेकाले चाचा का इसलिए जिक्र करता हूं कि हमारे देश में बहुत बड़ा एक बुद्धिजीवी वर्ग है। वो जब तक किसी भी चीज को विदेशियों से आइडेंटिफाई नहीं करता, हालांकि चाहे वो बर्बर लुटेरे हों, कुछ भी हो, पर जब तक वो उनसे आइडेंटिफाई नहीं करता, मतलब एक कंफर्मेशन नहीं ले लेता, कि वो जब तक कंफर्म ना कर दें तब तक वो उस पर विश्वास नहीं करता कि कंफर्म है। नहीं तो एग्जाम्पल के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, पर इसीलिए मुझे हमेशा गोरे अंकल से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई जो गोरे अंकल थे उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार ये है। तो सबसे बड़ी चीज जो है कि अगर हमको क्राइम को खत्म करना है तो हमको जुडिशियरी को पावरफुल बनाना पड़ेगा। अगर जुडिशियरी को हम पावरफुल नहीं बनाएंगे, पावरफुल बनाने का मतलब कोई डिक्टेटरशिप देना नहीं है, किसी को डिक्टेटरशिप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जैसे आप अपने देश में देखते हैं कि न्याय व्यवस्था अलग है और कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, इसको हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बोलते हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अगर हम अपने देश से देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने इस देश में लागू किया था। अगर बाहर जाएं तो गोरे अंकल लोगों ने भी इसके सिद्धांत को दिया। तो इसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बोलते हैं, जिसमें ताकतें डिवाइड होती हैं, एक जगह पे नहीं होती। इसका सीन ही यही है। इसी बात को मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी समझाया था कि जब भी शक्ति राजा में केंद्रित होगी तो ये संभव है कि राजा मतवाला होकर के चले और वो सभी के अधिकारों का दमन कर दे। क्योंकि ये एक सामान्य सी बात है कि जिस किसी भी व्यक्ति के पास ताकत होती है वो उस ताकत का अंत तक अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी पावर सेंट्रलाइज ना हो। अगर वो पिन पॉइंट पे चली गई तो पिन पॉइंट कहाँ जाएगा? राम राज्य और रावण राज्य में यही सबसे बड़ा अंतर है। रावण जब मर्यादा पुरुषोत्तम लंका से चलने लगे, रावण का काम तमाम हो गया, जब वहां से चलना चालू किए तो विभीषण ने उनके आकर के कहा कि महाराज आप जा क्यों रहे हैं, आप रुकिए और यहीं रहिए, क्या दिक्कत है? जैसे आप अपने राज्य में जाएंगे वहां जाएंगे, अब इतना दूर चल के तो यहाँ भी सारा सिस्टम आपको मिल जाएगा। उन्होंने समझाया कि नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है यहाँ रुकने का, और वहां जाना जरूरी है, मेरे अपने लोग हैं, मैंने प्रॉमिस किया है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। फिर जो हुआ, बर विदाई वाला गले वले मिल करके अपना विदा कर दिया उसने। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम को जाना हुआ तो एकाएक उनका दिमाग क्लिक किया। तो उन्होंने विभीषण को बुलाया कि भाई कुछ भी हो, रावण के टाइम में भी यही काम काज देखता था, अब उस टाइम पे बैंड बजाया था तो फिर ना बजा दे। तो उसको बुलाए, बुला करके पूछे विभीषण एक बात बताओ कि राज्य को कैसे चलाओ। तो विभीषण ने उनसे कहा कि करना क्या है, भैया के टाइम में भी भैया तो अपना मौज मस्ती में ही रहते थे, मैं ही राज्य चलाता था, उनको अपना नाच गाना में बिजी रहते थे। जैसा कि बजरंगबली ने बताया है उसके कैरेक्टर के बारे में, रावण के बजरंगबली ने बताया कि जब गए उसके रंगमहल में तो सहस्त्रों औरतें, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं जग रहा है, कोई कैसे भी थका है। और जिस तरीके से उन्होंने खाने में चखने में भी जिक्र किया, जो कि वाल्मीकि रामायण में मिल जाता है कि भाई सुअर का, भैंसे का, हिरण का
और तरह तरह के बकरों का, परिंदों का, मुर्गों का मांस रखा हुआ है दही में लगा करके, और तरह तरह की चटनियाँ रखी हुई हैं। ऐसा करके हिसाब किताब जो भी है उसमें नहीं जाना, तो वो अलग टॉपिक है, उस पर एक दिन अलग हम लोग चर्चा करेंगे। तो विभीषण से जब उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, राज्य कैसे चलाओगे, विभीषण ने कहा कि अरे चलाना क्या है महाराज, तो ऑलरेडी मैं ही चलाता था, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, चल रहा था, अभी भी चलेगा। तो उन्होंने यही बात उसको समझाया कि देखो चल रहा था, बात सही है, पर रावण ने बड़ी ही धूर्तता के साथ पब्लिक के दिमाग में इस बात को स्थापित कर दिया कि मैं ही देश का सम्मान हूँ, मैं ही इस देश का गौरव हूँ, मेरे में ही राष्ट्र बसता है, मैं ही राष्ट्र हूँ, मेरे में ही राष्ट्र पनपता है। और रावण लंका के पतन का यही कारण है। लंका के बारे में सारे लोग बोलते हैं सोने की लंका, सोने की लंका, पर लंका की हकीकत एकदम अलग थी। लंका में रावण का महल सोने का था, पत्थर की दीवारों पे सोने की प्लेटें लगी थी, पर लोग कंगाल थे, लोगों के पास कुछ नहीं था। रावण ने उनको समझा बुझा के इस तरीके से समझा बुझा दिया कि भारी टैक्स वसूला, और टैक्स वसूल के उनको भिखारी बना दिया। अब वो भिखारी राजा, मतलब अमीर राजा के गरीब लोग, एक अमीर राजा का गरीब देश, वैसा करके बना दिया। तो वही बात उसको समझाए कि देखो इस तरीके से राज्य नहीं चलता। और फिर उनको ऐसा लगा कि इसका भी हाल चाल ज़्यादा सही नहीं है, तो इनसे हो पाएगा, बहुत मुश्किल लग रहा है। तो फिर इसीलिए उन्होंने उनको राय दिया कि आप एक काम करो, आप मंदोदरी के साथ विवाह कर लो। और मंदोदरी को बुला के समझाया कि आप सर जो भी राज्य काज है देखना, और ये आपकी हेल्प करेंगे। तो सारा काम मंदोदरी ही देखती थी। तो फिर उसने ये डिसेंट्रलाइज्ड किया पूरे सिस्टम को, और फिर वहाँ वो देश भी जाकर के उन्नति के तौर पे गुजरा। और फिर कुछ वर्षों से आप देख ही रहे हैं, फिर वो राम को फूकने और रावण की पूजा करने लगे, तो दोबारा उसी स्थिति पे पहुंच गए। खैर जो भी है, पर जुडिशियल क्राइसिस का ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट वो उस देश के भविष्य पे पड़ता है, उस देश की जनता पर पड़ता है, उस देश के सभी नागरिकों पे पड़ता है, नागरिक क्या पशुओं पर भी पड़ जाता है। जब हालत खराब होती है तो सभी की खराब हो जाती है। जब लोगों की हालत खराब है तो लोग कुत्ते को ब्यूटी पार्लर में कहाँ से लेके जाएंगे तो उसके दिन लद ही जाते हैं। तो आदमी का दिन सही है तो सबका दिन सही है, आदमी का दिन लद गया तो सभी का दिन लद गया, वैसा कारण। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो देश अपव्यय कर रहा है जुडिशियल क्राइसिस की वजह से, जो देश के ऊपर ओवरलोड आ रहा है जुडिशियल क्राइसिस की वजह से, उस चीज को खत्म किया जाए। और इस देश के अंदर ना तो जजेस की कमी है, ना तो जज बनने वाले टैलेंटेड लोगों की कमी है, ना तो उतने कोर्ट खोलने के बाद वकीलों की कमी है। तो फिर मेरे एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम आ गया है कि कोर्ट बढ़ नहीं रहे, जबकि हर गांव में ग्राम सभा है, हर गांव में ग्राम सभा की बिल्डिंग है, उसमें बड़े इत्मीनान से कोर्ट चलाया जा सकता है, चाहे वीकली ही चले, चाहे हफ्ते में 2-2 दिन करके ही सरकारें चलाएं, ज्यादा ना चलाएं, 2-2 दिन कर, कि भाई हर एरिया में ग्राम पंचायत होता है और उसमें एक न्याय पंचायत होता है, तो सभी गांव मत बैठो, न्याय पंचायत में ही आके बैठो और फिक्स कर दो कि भाई ऐसे ऐसी चीजें जो है ऐसी चलेंगी। एक समिति होगी जो रिपोर्ट देती रहेगी, हर गांव में प्रधान जी हैं और जो भी मेंबर्स होते हैं, तो वो अपना रिपोर्ट देते रहेंगे, किसी भी नाली के झगड़े में, रोड के झगड़े में, दरवाजे के झगड़े में, हिस्सा के झगड़े में। तो वो जो ये बोझ बढ़ रहा है, कोर्ट्स पे जो बोझ बढ़ रहा है, फिर लोगों का जीवन जो नष्ट हो रहा है, क्योंकि लोगों को कोर्ट तक लाया जाए, उससे ज्यादा आज के दौर में ये जरूरी हो गया है कि कोर्ट को लोगों के नजदीक तक लाया जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम गोरे अंकल से सीखने के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम से सीखें और उस राह पे चलें, ताकि ये देश उन्नति की राह पे चले। उन्होंने ही इस पद्धति को अपनाया था, इस पद्धति का विकास भी मर्यादा पुरुषोत्तम ने ही किया था। और ये उन्हीं की परिकल्पना थी कि न्याय राजधानी में राजा के दरबार से नहीं हो, न्याय प्रत्येक व्यक्ति के मोहल्ले के चबूतरे पर जाकर के बैठे। तो आज वो दिन आ गया। अगर हम अपने देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, अगर इस देश को हम बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये देश बहुत ज़्यादा ताकतवर बने, हमारी आने वाली पीढ़ियां एक ताकतवर राष्ट्र की नागरिक कही जाएं, इस देश में कंगाली हटे, गरीबी हटे, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जुडिशियल क्राइसिस को हटा दिया जाए। जुडिशियल क्राइसिस के हटते ही ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जैसे ही हम जुडिशियल क्राइसिस को हटाएंगे वैसे ही ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। जब तक जुडिशियल क्राइसिस रहेगा, राज्य का अपव्यय होता रहेगा, दंगे होते रहेंगे, फसाद होते रहेंगे, दंगों के नाम पे अनाप शनाप फोर्स लगेगी, उस फोर्स का डीए खर्च होगा। ये सब किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है।
स्वास्थ्य विभाग में दवाइयाँ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है गांव में, डॉक्टर नहीं है, जिसके लिए पब्लिक ने पैसा दिया वो नहीं है, और इधर का उधर का इधर पैसा उड़ रहा है। तो उसकी जरूरत नहीं है। जब इन सारी चीजों को सिर्फ एक चीज से खत्म किया जा सकता है कि हम कुछ एम्प्लॉय अपॉइंट कर देंगे, जैसे कोर्ट में अगर कुछ हम जजेज अपॉइंट कर दें तो ये सारा खर्चा बच जाएगा। तो इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? हम सीधे सीधे जज पे ही क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? हम जज पे खर्च करें, जज अपॉइंट कर दें, मैटर क्लोज हो गया। तो जुडिशियल क्राइसिस का सफाया सिर्फ इसलिए नहीं जरूरी है कि जुडिशियल क्राइसिस से कोई एक बात या एक क्षेत्र में फायदा हो। जुडिशियल क्राइसिस को खत्म करने से देश बहुमुखी विकास करेगा। सपोज करिए किसी आदमी के ऊपर लांछन लगा क्राइम का, अब कुछ भी हो, अब ये मान लीजिए कि उसका मुकदमा 50 साल चला और उसका जो काम था वो 2 दिन सजे का था, तो ठीक है ना। अगर जुडिशियल सही है तो 2 दिन की सजा काट के वो आ जाएगा, अपना आगे का जीवन सामान्य नागरिक की तरह बसर करेगा। पर यहाँ वो 2 दिन के सजे वाले के लिए 50 साल मुकदमा लड़ रहा है, और उस 50 साल में वो न जाने कितना दिन तो सिर्फ सफर किया है। अगर उसको जोड़ दें तो मुझे लगता है कि उसको मुआवजा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर इस व्यवस्था, क्योंकि उसने तो जुडिशियरी टैक्स दिया है, जीएसटी तो लग ही रहा है, पब्लिक पैसा दे रही है। अब न्याय नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि न्यायपालिका का विकास नहीं किया। किसने नहीं किया? गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब इसके लिए पब्लिक तो जिम्मेदार नहीं है। पब्लिक ने टैक्स दे दिया तो वो काम होना था, पर वो काम नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो जिन लोगों ने नहीं किया वो उसका हर्जाना भरे ना भैया। वो सामने वाला एक गांव का नागरिक जिसको पता भी नहीं, कभी कभी तो कुछ लोग ये जान ही नहीं पाते कि वो जेल किस लिए गए हैं और कोर्ट किस लिए जा रहे हैं, कभी कभी वाकई नहीं पता चलता। और बीच बीच में फैशन में सदन भी कभी कभी मॉडर्न होने की कोशिश करता है। मॉडर्न होने की क्या है ही, अच्छे टेबल हैं, अच्छे चेयर हैं, अच्छी कुर्सियां हैं, उस पर बैठ के अच्छे कानून भी बनाते हैं हमारे लोग। कभी कभी वो कानून भी फांसी का फंदा बन जाते हैं। उनकी वजह से भी कुछ सामाजिक सामाजिक क्या असामाजिक तत्व बोल सकते हैं, जो उन एक्टों का बेनिफिट उठा करके लोगों के ऊपर इन पर मुकदमा करना, फिर पैसा लेके सेटल करना, उन पर मुकदमा करना, पैसा लेके सेटल करना। तो इन सारी चीज़ों को मिटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस देश के अंदर जुडिशियल क्राइसिस को मिटा दिया जाए। जुडिशियल क्राइसिस के मिटते ही ये जितनी भी बातें मैंने कही, ये किसी के द्वेष में नहीं कही, न तो इससे अपना कुछ लेना देना है, अपने सिर्फ ये एक समझाने का तरीका है। क्योंकि समाज में यही घटनाएं हैं जो हर व्यक्ति के अगल बगल घटती है, तो वो उन घटनाओं से ही अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो हमारा ये अनुरोध भी है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, और जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, पंत प्रधान हैं, उनसे भी कि प्लीज इस जुडिशियल क्राइसिस से इस देश को बचाइए, इस देश को उन्नति के मार्ग पे ले जाइए, जुडिशियल क्राइसिस को समाप्त करिए। आज की बात यही हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।